नवंबर 1979। सऊदी अरब, एक ऐसी जगह जो दुनिया के 1.8 बिलियन मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र है, मक्का का मस्जिद अल हराम। लेकिन इस बार एक रेवलेशन होने वाली थी। लेकिन इस दिन सुबह के वक्त एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे इस्लामी दुनिया को झकझोर दिया। एक शॉकिंग घटना जिसने सबको हैरान कर दिया। काबा पर हुआ एक अटैक, सिर्फ एक पॉलिटिकल रेबेलियन या फिर कुछ और गहरा? ये कहानी शुरू होती है सऊदी अरब के भीतर सुलग रहे असंतोष की चिंगारी से। 1970 का दशक था और तेल की दौलत ने रेगिस्तान में एक नई दुनिया खड़ी कर दी थी। आसमान छुटी इमारतें, चमचमाटी गाड़ियां और वेस्टर्न कंपनीज के दफ्तर, ये सब सऊदी अरब की नई आइडेंटिटी बन रहे थे। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक गहरा कॉन्फ्लिक्ट पनप रहा था। तेल की खोज से पहले सऊदी समाज वहाबी इस्लाम के बेहद कंजर्वेटिव सिद्धांतों पर चलता था। अब अचानक से टेलीविजन, वेस्टर्न म्यूजिक और महिलाओं के लिए एजुकेशन और वर्क के नए अपॉर्चुनिटीज समाज की पुरानी बुनियाद को हिला रहे थे। ये बदलाव बहुत तेज और बहुत ज्यादा थे। मॉडर्नाइजेशन की रफ्तार ने सबको चौंका दिया। देश के कई कंजर्वेटिव नागरिकों और रिलीजियस लीडर्स के लिए ये सब सिर्फ मॉडर्नाइजेशन नहीं, बल्कि इस्लामिक आइडेंटिटी और सेक्रेडनेस पर एक हमला था। उन्हें लगता था कि सऊदी शाही परिवार, जिसने इस्लाम की रक्षा की कसम खाई थी, अब दौलत और तात के नशे में वेस्टर्न कल्चर के सामने घुटने टेक रहा है। शासकों का करप्शन और उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल की खबरें आम लोगों के बीच गुस्से को और भड़का रही थीं। ये एक ऐसा गुस्सा था जो एक एक्सप्लोसिव आइडियोलॉजी को जन्म देने वाला था। और इसी उबलते माहौल के बीच एक शख्स एक पावरफुल आवाज बनकर उभरा। एक ऐसा शख्स जो आर्मी डिसिप्लिन भी जानता था और रिलीजन की गहराइयों को भी। उसका नाम था जुहैमान अल ओटैबी। जुहैमान नजद के एक इन्फ्लुएंशियल बेडुइन ट्राइब ओटैबा से ताल्लुक रखता था। वो सऊदी नेशनल गार्ड का फॉर्मर सोल्जर था, जहां उसने डिसिप्लिन और वेपन्स चलाना सीखा। लेकिन आर्मी छोड़ने के बाद वो मदीना चला गया, जहां उसने सऊदी अरब के सबसे बड़े रिलीजियस स्कॉलर शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज के गाइडेंस में इस्लामिक एजुकेशन हासिल की। जुहैमान का मानना था कि सऊदी रूलर्स इस्लाम के रास्ते से भटक गए हैं, वे करप्ट हो चुके हैं और अमेरिका जैसे वेस्टर्न देशों के गुलाम बन गए हैं। उसने रॉयल फैमिली पर खुलेआम एंटी इस्लामिक होने का आरोप लगाया। जुहैमान सिर्फ प्रीचिंग नहीं कर रहा था, वो एक मूवमेंट खड़ा कर रहा था। उसने अपने जैसे विचारों वाले लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, जिन्हें वो आल इख्वान कहता था, उसी पुराने फाइटर ग्रुप के नाम पर जिसने सऊदी एम्पायर की फाउंडेशन में मदद की थी। लेकिन जुहैमान के प्लान का सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस हिस्सा था एक प्रोफेसी। उसने अपने साले मोहम्मद अब्दुल्ला अल हतानी को मेहदी घोषित कर दिया, वो मसीहा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो क़यामत से पहले दुनिया में आकर इस्लाम का रूल स्थापित करेगा। इस अनाउंसमेंट ने उसके मूवमेंट को एक रिलीजियस मिशन में बदल दिया, एक ऐसा मिशन जिसके लिए उसके फॉलोअर्स कुछ भी करने को तैयार थे। 20 नवंबर 1979 की सुबह, जब लोग फजर की नमाज में मगन थे, हर तरफ शांति थी, लेकिन एक टेरर छुपा हुआ था। अचानक सैकड़ों हथियारबंद लोग मस्जिद अल हराम के अंदर घुस आए। उनके चेहरों पर सिर्फ एक मकसद था, आतंक फैलाना। उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए और लाउड स्पीकर पर अपना अनाउंसमेंट किया। हर कोई सुन सकता था कि अब हालात बदल चुके हैं और ऐलान किया गया कि उनके लीडर का साला मोहम्मद अल हतानी अब मेहदी है। सऊदी सुरक्षा बलों ने पहले सोचा कि ये एक छोटा प्रदर्शन है, शायद कुछ प्रोटेस्टर्स ही होंगे, लेकिन जल्दी ही साफ हो गया ये एक बड़े पैमाने का आर्मर्ड टेकओवर था और आतंक अब हकीकत बन चुका था। इस्लामी कानून के अनुसार मक्का की ग्रैंड मस्जिद एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां किसी भी तरह की वायलेंस पूरी तरह से फॉरबिडन यानी हराम है। इस रूल ने सऊदी गवर्नमेंट को एक असंभव सिचुएशन में डाल दिया था। उनकी अपनी आर्मी वेपन्स के साथ अंदर एंटर नहीं कर सकती थी। कोई भी एक्शन लेने से पहले उन्हें उलेमा की सुप्रीम काउंसिल से एक फतवा यानी रिलीजियस ऑर्डर की जरूरत थी, जो फोर्स यूज करने को अप्रूव करे। इस देरी की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि पूरी दुनिया एक इंटरनेशनल क्राइसिस की तरह इस इमरजेंसी को मीडिया के जरिए दिख रही थी। जैसे जैसे पहला दिन दूसरे और फिर तीसरे दिन में बदला, क्राइसिस और भी इंटेंस हो गया। मस्जिद पर फिर से कंट्रोल पाने के लिए सऊदी नेशनल गार्ड के शुरुआती अटेम्प्ट्स डिजास्टर्स साबित हुए। उन्हें रेबल्स की तरफ से डिसिप्लिन और एक्यूरेट स्नाइपर फायर का सामना करना पड़ा, जिन्होंने मस्जिद की ऊंची मिनरेट्स को फोर्ट्रेस में बदल दिया था। सऊदी फोर्सेस को हैवी लॉसेस हुए और गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि वे सिर्फ कुछ एक्सट्रीमिस्ट से नहीं, बल्कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और डिटरमिन्ड एनिमी से लड़ रहे हैं। अंदर
हजारों पिलग्रिम्स फंसे हुए थे, जिनकी सीक्रेट जर्नी एक नाइटमेयर में बदल गई थी। रेबल्स ने मॉस्क के लाउडस्पीकर सिस्टम का यूज अपनी डिमांड्स ब्रॉडकास्ट करने और सऊदी रॉयल फैमिली की क्रिटिसिज्म के लिए किया। इस खबर ने पूरी दुनिया में मीडिया फ्रेंजी क्रिएट कर दी। इंटरनेशनल मीडिया इस रीजन में उमड़ पड़ा और सऊदी किंगडम पर क्राइसिस को जल्दी सॉल्व करने का प्रेशर बढ़ गया, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। एक मिलिट्री और रिलीजियस डेडलॉक का सामना करते हुए सऊदी मोनार्की ने एक डेस्परेट और हाईली सीक्रेट डिसीजन लिया। उन्होंने मदद के लिए फ्रांस से कांटेक्ट किया, क्योंकि फ्रांस के पास GIGN थी, जो दुनिया की सबसे एलाइट काउंटर टेररिज्म यूनिट्स में से एक थी। ये एक इनक्रेडिबली सेंसिटिव स्टेप था। इस्लाम के सबसे होली साइट को फ्री कराने के लिए एक नॉन मुस्लिम वेस्टर्न पावर से मदद मांगने के बड़े पॉलिटिकल और रिलीजियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। फ्रेंच GIGN कमांडोज एक डेयरिंग स्ट्रेटेजी के साथ आए। उन्होंने मॉस्क के मजे लाइक अंडरग्राउंड चेम्बर्स में छिपे रेबल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक पावरफुल केमिकल गैस यूज करने का प्लान सजेस्ट किया। इसके बाद एक टैक्टिकल असॉल्ट होना था, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। नॉन मुस्लिम होने के कारण फ्रेंच कमांडोज को होली सिटी मक्का में एंटर करने की अनुमति नहीं थी। इसका सोल्यूशन भी उतना ही अनकन्वेंशनल था। फ्रेंच टीम ने सिटी की पेरीमीटर से सऊदी फोर्सेस को एडवाइस किया और इस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन में उनका गाइडेंस दिया। इसी दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ने एक क्रूशियल लेकिन ज्यादा दूर की भूमिका निभाई। कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन अपने की एलाई की स्टेबिलिटी और ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर पड़ने वाले असर को लेकर कंसर्न था, इसलिए उन्होंने वाइटल इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिकल सपोर्ट दी। इसमें रेबल्स की लोकेशन पता करने के लिए CIA से सैटेलाइट इमेजरी और स्ट्रेटेजिक एडवाइस शामिल थी। यह एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम था, जिसमें हॉस्टेजेस की फेट और पूरे मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी दांव पर लगी थी। घेरा पूरे 2 हफ्ते चला, हर दिन एक नई स्ट्रेटेजी, हर रात एक नई उम्मीद। आखिरकार फाइनल असॉल्ट की घड़ी आ गई। जब सऊदी और फ्रेंच फोर्सेस ने मिलकर ऑपरेशन शुरू किया तो हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और डर था। इस फाइनल असॉल्ट में सैकड़ों लोग मारे गए, तीर्थयात्री, सैनिक और हमलावर। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे खौफनाक ऑपरेशन में से एक थी। जुहैमान को आखिरकार पकड़ लिया गया। उसकी गिरफ्तारी इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा मोड़ थी। कुछ महीनों बाद जुहैमान का पब्लिक एग्जीक्यूशन किया गया। सऊदी अरब की पॉलिटिक्स और समाज के लिए एक बड़ा संदेश। इस घटना ने सऊदी अरब की पॉलिटिक्स और धर्म की दिशा हमेशा के लिए पहले बदल दी। फाइनल असॉल्ट के बाद देश कभी पहले जैसा नहीं रहा। इस हमले का इम्पैक्ट गहरा और दूरगामी था। सऊदी राजशाही अपनी नींव तक हिल गई थी। अपनी सत्ता और रिलीजियस लेजिटिमेसी को फिर से स्थापित करने के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक सौदा किया, कंट्री के रेडिकल वहाबी उलेमा को खुश करने का फैसला। इसके बाद जो हुआ उसे सहवा या इस्लामिक अवेकनिंग कहा गया। पश्चिमीकरण की जिस लहर पर जुहैमान और उसके साथी नाराज थे, उसे पूरी तरह से रिवर्स कर दिया गया। सिनेमास बंद कर दिए गए, शॉप्स और पब्लिक प्लेसेस पर म्यूजिक पर बैन लग गई, महिलाओं पर और भी कड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगी और उन्हें पब्लिक लाइफ से लगभग हटा दिया गया। रिलीजियस पुलिस यानी मुतव्वा को खुली छूट मिल गई। वे सड़कों पर गश्त करते, लोगों के पहनावे और व्यवहार पर नजर रखते और इस्लामिक शरिया की अपनी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन लागू करते। सऊदी सोसाइटी दशकों के लिए एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव दौर में चला गया। ये थी उस घटना की लेगेसी। लेकिन इस घटना का असर सिर्फ सऊदी अरब की बाउंड्रीज तक लिमिटेड नहीं रहा। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये एक शॉकिंग खबर थी। इस्लाम का सबसे सेक्रेट स्थल, जो पीस और इबादत का सेंटर माना जाता था, 2 हफ्तों तक एक वार जोन बन गया। इसने सऊदी रॉयल फैमिली की 2 पवित्र मस्जिदों के संरक्षक की वादी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर वे काबा की सिक्योरिटी नहीं कर सकते तो उनकी लेजिटिमेसी का आधार क्या है? यही था इस क्राइसिस का ग्लोबल इम्पैक्ट। ये एम्बैरेसमेंट इतनी गहरी थी कि सऊदी गवर्नमेंट ने इस घटना पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की। दशकों तक ये विषय सऊदी अरब में एक तब्बू बना रहा। हिस्ट्री बुक से इसे हटा दिया गया और पब्लिक डिस्कशन पर बंद लगा दी गई। सरकार एक ऐसी स्टोरी दिखाना चाहती थी जिसमें उनकी कोई वीकनेस ना दिखे, लेकिन इस साइलेंस ने कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस छोड़ दिए। यह भी उस लेगेसी का हिस्सा है। 1979 इस्लामिक वर्ल्ड के लिए एक टर्बुलेंट ईयर था। एक तरफ ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई, जिससे शिया इस्लाम का एक नया रेवोल्यूशनरी रूप सामने आया। सऊदी राजशाही को डर था कि ईरान का इन्फ्लुएंस उनके देश और पूरे सुन्नी वर्ल्ड में फैल सकता है। काबा पर हुए इस हमले ने इस डर को और बढ़ा दिया। रिस्पॉन्स में
सऊदी अरेबिया ने इरानियन प्रभाव को काउंटर करने के लिए ग्लोबली अपने वहाबी इस्लाम के वर्जन को प्रमोट करना शुरू किया। उन्होंने मदरसस, मॉस्किस और इस्लामिक सेंटर्स के लिए अरबों डॉलर खर्च किए। इस फैसले के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हुए, जिसने आमीना वाले दशकों में ग्लोबल जिहादी मूवमेंट्स के राइज में भी भूमिका निभाई। तो हम फिर उसी सवाल पर लौटते हैं, जुहैमन अल-उतैबी और उसके फॉलोअर्स कौन थे? वर दे सिर्फ पावर हंग्री रेबल्स जो मोनार्की को गिराना चाहते थे? उनके मैनिफेस्टो में करप्शन, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और रॉयल फैमिली की लग्जरी के खिलाफ गुस्सा साफ दिखता है, जो एक पॉलिटिकल एजेंडा को दर्शाता है। या फिर वे ट्रू रिलीजियस रेडिकल्स थे, जिन्हें सच में विश्वास था कि उनके बीच मेहदी मौजूद है और वे दुनिया को डूम्सडे के लिए तैयार कर रहे हैं। उनका सुसाइडल डिटर्मिनेशन और अपने मिशन के लिए मरने की तैयारी एक डीप मैशेनिक फेथ की ओर इशारा करती है। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें पॉलिटिकल डिसेंट और रिलीजियस अपोकलिप्स का खतरनाक मिक्स था। यही थी उस घटना की अल्टीमेट लेगेसी। आपके हिसाब से इस कहानी का कौन सा एस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल रिबेलियन या रिलीजियस पैशन? इस कॉम्प्लेक्स घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हिस्ट्री की इन फॉरगॉटन लेयर्स को एक्सप्लोर करने में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिस्ट्री लूप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी और भी मिस्ट्रीज और ट्रूथ्स लाते रहेंगे। टके रहे, तब तक।